हेलो गाइस, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आज हमारे साथ एक ऐसे कैंडिडेट है जो नॉन आईटी से आईटी में जाना एक सपना था उनके लिए। आज डीबीएस आईटी के थ्रू में वो नॉन आईटी से आईटी में करियर स्विच कर चुके हैं। उनकी जर्नी के बारे में सुनेंगे, कैसे कब उन्होंने ये डिसीजंस लिए कि नॉन आईटी से आईटी में जाना है, अपनी फैमिली को उन्होंने क्या रीजंस दिया था एंड किस तरीके से सीक्रेटली इस प्लेटफॉर्म में कनेक्ट होते हैं एंड उसके बाद इस जर्नी में पार्टिसिपेट करते हैं। एक सर्टेन टाइम के बाद वो जो सपना था वो पूरा होता है। आज वो आईटी में सक्सेसफुली प्लेस्ड है एंड जॉब कर रहा है आईटी में काफी दिनों से। वो सारे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे रविंदर सर हमारे साथ में। सो रविंदर सर, थैंक यू सो मच टू बी हियर एंड आई बिलीव से ये जो जर्नी है आपका, इस जर्नी से हमारे जो भी कितनी ऑडियंस है उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशंस मिलेगा एंड दिस विल हेल्प देम टू टेक द करेज कि आज एक आईटी करियर एक बेस्ट करियर ऑप्शन है। बिकॉज नाउ आई कैन से ओनली वन थिंग, आईटी इज द फ्यूचर, जिसके ऊपर लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन लोग इस बात के लिए डर जाते हैं कि मैं बीपीओ में हूँ, केपीओ में हूँ, बैंकिंग में हूँ, मैं आईटी में जा सकता हूँ या नहीं जा सकती। इसके ऊपर बहुत सारे दुविधाएं, बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चंस उनके दिमाग में होता है। ये सारी चीज की क्लैरिटी आपसे मिलने वाला है। सो थैंक यू सो मच टू बी हियर। नाउ वी कैन स्टार्ट विद द सेशन। Thank you so much, sir, for giving me opportunity to I am here for this podcast. मैं आपको कहना चाहूँगा सर कि मैं जिससे कभी सीखता था आज उनके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए सर। सो थैंक यू सो मच सर एंड आई एम हैप्पी टू हियर। ओके, चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। चलो, फर्स्ट वन इज लाइक 11 इयर्स। अभी वो थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में एंड छोटी वाली तो बहुत छोटी है, 6 साल की है। तो मेरे घर में ना, मैं ना कभी वो मार्क्स के पीछे नहीं दौड़ता हूँ कि कितना आपको परसेंटेज आया। ये परसेंटेज वाला खेल मेरे दिमाग के बाहर है। सो दैट डे आई गॉट ए कॉल फ्रॉम माय वाइफ। शी सेड कि तुम्हें पता है बड़ी वाली बच्ची का रिजल्ट है। मैंने अच्छा, कितना मिला? तो यही सवाल है जे कितना मिला है? और 18 मिला है आउट ऑफ 20। अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, किसी को 19 मिला है। अच्छा, वो मेरा बच्ची नहीं है, ये मेरा बच्ची है, इसका 18 मिला है, आई एम हैप्पी विद दैट। राइट। तो मुझे बोल रहा है अरे ऐसे कैसे, क्या क्लास का फर्स्ट आना चाहिए वो वगैरह। अच्छा, उसके बाप को ना इंग्लिश में 4 मिला था। छठी में जब पढ़ता था मैं, मुझे आउट ऑफ 100 4 मिला था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में। आज हूं ना कहीं पे, बात खत्म। मुझे वो मार्क्स से, परसेंटेज से कुछ मतलब नहीं है। माई किड, दे शुड ग्रो विद गुड ह्यूमन बींग, राइट। एंड दुनियादारी पता होना चाहिए। वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। राइट। तो उनको रिजल्ट के पीछे मत दौड़ाओ। राइट। तो मुझे बोल रहा है अरे यार तुम कैसे बात करते हो? अच्छा, मैं ऐसे ही बात करता हूँ जैसा मैं बात कर रहा हूँ, और मैं ऐसे ही हूँ। बच्चों को कुछ बात करने की जरूरत नहीं इसके ऊपर। तो बोल रहे ये लो बच्ची से बात कर लो। बोले ठीक है, कैसे चल रहा है बेटा? बहुत बढ़िया पापा, लेकिन पता है वो पापा मेरे दोस्त को ना 19 मिला है। छोड़ दे बेटा, तेरे पापा को 4 मिला था, तू तो वहां पर 18 लेके आया आउट ऑफ 20। मतलब उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट लाइक तुझे 90% तो मिला ही है। हाँ, राइट। राइट ना? तो मैं परसेंटेज छोड़ भी देता हूँ, तो अगर 35 भी मिलता तो भी मैं खुश था, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अच्छा, आने के टाइम पे क्या खाना है मुझे बताओ, मैं आइसक्रीम वगैरह लेके आता हूँ जो उसके फेवरेट है। अरे ठीक है, चलो मैं आने के टाइम पे आइसक्रीम लेके आता हूँ। सो नाउ व्हाट आई मीन टू से दैट आवर जनरेशंस, आवर पेरेंट्स, कि डियर डोंट फोर्स आवर किड्स टुवर्ड्स द रिजल्ट। कि भाई रिजल्ट चाहिए मुझे। 10 साल के बाद याद भी नहीं रहेगा आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में कितना आया था, सेकंड में कितना आया था। आज से 20 साल के बाद आप भूल जाओगे कि आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ में आपको कितना मिला था। मुझे याद नहीं, तो मेरे बच्चों को कैसे याद रहेगा? राइट। उनके साथ भी तो सेम ही होगा। राइट। तो हम लोग क्यों पुश कर रहे हो उसके पीछे? उसकी लाइफ उसको बनने दो, उसकी लाइफ के हिसाब से उसको आगे बढ़ने दो। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है बेटा। जिंदगी ऊपर वाले ने जब हमें भेजा है ना, तो कुछ अलग स्किल सेट, अलग सा नॉलेज हर एक बंदे के अंदर यूनिक कुछ चीज देके भेजा है। अब उस यूनिकनेस को उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट इट इज, राइट। नथिंग मोर दैट। बिल्कुल। तो हमारे पेरेंट्स इस चीज को कभी कभी समझ नहीं पाते हैं, और उसी के लिए हमें ऐसा कुछ रास्ता लेना पड़ता है जो शायद हम लोग बता नहीं सकते उस टाइम पे। राइट। ठीक है। अब नाउ मैं जब यहाँ पर आया था 5,000 की उधारी लेके, मैं जब यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं स्टोरी,
लेटर ऑन मुझे कई साल के बाद मुझे पता चला, मेरी मम्मी ने मेरे बुआ जी के पास गए, जाके उनके पास से 5,000 लेके आए, बिकॉज मैं पुणे में आ रहा था। तो ठीक है चलो, अब मुझे पता था मेरे पास फंडिंग ज़्यादा कुछ था नहीं। उससे पहले मैं एक छोटा सा नौकरी कर रहा था जहाँ से मेरा सैलरी आया था 3,500 के हिसाब से मेरा सैलरी था, 3.5 नहीं शायद 4,000 के अराउंड में। एंड 3 महीने का सैलरी मुझे एट ए टाइम मिला था, तो अराउंड 12,000 का सैलरी उधर से था एंड प्लस वो 5,000 का उधर, वो तो टोटल मिला के 17,000 के अराउंड। आप पुणे जैसे शहर में आप बाहर रहते हो, खाना पीना रहना, बाहर इंटरव्यू देना, तो कितना टफ हो सकता है, बहुत राइट? टफ होता है, राइट। तो मुझे ये चीज पता था कि मैं वेट एंड वॉच में नहीं रुक सकता हूँ, तो मुझे एनी हाउ मुझे जॉब क्रैक करना है, एनी हाउ मुझे जॉब क्रैक करना है। सो आई वॉज फोकस्ड ऑन माई वर्क ओनली कि मुझे इंटरव्यू देना है, मेरा स्किल होना चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर मैंने काम किया। एंड थैंक गॉड मेरा पहला जो जॉब मुझे मिला पोस्ट कंप्लीट माई ग्रेजुएशन, दैट वाज इन IBM। एंड वो मैं बुक्स में पढ़ता था मैं कि IBM एंड ऑल लाइक दैट। अब लिटरली आई कैन टेल यू डियर, मैं जब पुणे में आया एंड मैं जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ, सबसे पहले बिल्डिंग को मैंने देखा, ऐसे अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, राइट। एंड ऊपर लिखा है www.ibm.com एंड एक कंपनी का लोगो के साथ ऊपर है। मैंने बोला यार बहुत बड़ी चीज़ है, इस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। तो इंटरव्यू देता हूँ, सिलेक्शन होता है, रात की आई बिलीव 11 बजे मुझे ऑफर लेटर रिसीव होता है मुझे, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि भाई सर जिस कंपनी के बारे में मैंने सिर्फ पढ़ा था, आज उस कंपनी का मैं एक पार्ट बनने के लिए जा रहा हूँ। इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट, राइट। ठीक है। अब नाउ ये तो मैंने बताया पहली जॉब। अब मैं प्राइवेट सेक्टर के पीछे क्यों दौड़ा, उसके पीछे भी एक रीजन है। अब जो गांव में जो बच्चे पले बड़े होते हैं ना, उनके दिमाग में एक ही चीज पता होता है, गवर्नमेंट जॉब्स, स्कूल की नौकरी हो सकता है, स्कूल टीचर, आप पुलिस भर्ती में जा सकते हो, आप IPS, ये सारी चीज, IPS वगैरह तो ये चीज पता भी नहीं होता है हमें। तो पता होता है बैंक की नौकरी, स्कूल की नौकरी, पुलिस की नौकरी, कुछ गिने चुने, राइट। सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ फॉर पुलिस भर्ती, बिकॉज हाइट वाइट वगैरह था, तो मुझे लगा यार पुलिस में जाना चाहिए मुझे, और मुझे बहुत क्रेज होता था उस वक्त। अरे ठीक है चलो। सो मेरे पास पहला एक कॉल लेटर आया पुलिस भर्ती के लिए। अरे ठीक है चलो मैं जाऊँगा। तो जाने से पहले मेरा एक दोस्त है, उसके पास मैं हर रोज जाता था, मतलब बात होता था, एंड हिज फादर वाज वर्किंग इन पुलिस डोमेन, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो मैं गया, तो उस बंदे ने उसकी मम्मी को बोला कि मम्मी तुझे पता है कि विप्लव पुलिस भर्ती के लिए जा रहा है। तो उसकी मम्मी इमीडिएटली किचन से बाहर आते, अरे बेटा तुम पुलिस में जा रहे हो? बोले आंटी मैं जा नहीं रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा ना, राइट। तो आंटी ने मुझे बोला बेटा एक काम कर, ऊपर एक अंकल है उनसे मिल के जा। तो मैंने बोला क्यों? अरे मिल के तो जा। बोला ठीक है। तो मैंने उसको, मेरे दोस्त को पूछा, अरे क्या हुआ क्यों? अरे कितना देना है पूछ के जा। अरे पैसा देना पड़ेगा? तो तुझे क्या लगता है बिना पैसे में इधर नौकरी मिलता है? कुछ नहीं मिलता, ठीक है जा जाके पूछ के जा। बोला ठीक है। तो मैं जाता हूँ उनके पास पूछने के लिए, एंड उस टाइमिंग में मेरे से मांगा गया था 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख का जो अमाउंट है ना बेटा, आज के डेज में शायद मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है उस टाइमिंग में, बिकॉज वो मेरा खेती बाड़ी भी बेच दूंगा ना तो भी उतना पैसा नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचो मैं घर का सबसे बड़ा, 1.5 लाख रुपए जुगाड़ करने के चक्कर में मेरे पेरेंट्स पूरी रास्ते में आ जाएंगे, राइट। एंड मैं इतनी बड़ी रिस्क कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल। तो मेरा पहला आई ओपनिंग मुझे मिला कि गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए नहीं है, राइट। बिकॉज एक तो पैसा देना पड़ेगा, दूसरा चीज मिलेगा नहीं मिलेगा यही पता नहीं, तीसरा चीज इस प्रोसेस में टाइम लगता है, राइट। आप एक स्कूल टीचर बनने के लिए 5 साल 6 साल आप मेहनत करते हो, उसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा आपको पता भी नहीं। सो देन आफ्टर दैट व्हाट आई डिड, मैं आता हूँ रिटर्न आने के बाद, गांव से रिटर्न आता हूँ, आने के बाद मैं मेरे एक दोस्त से बात कर रहा था कॉलेज में, मैं ऐसे पूछ रहा था ऐसी कोई नौकरी मिलता है क्या जो बिना पैसे दे के मिले? सो माय फ्रेंड सेड कि हाँ मिलता है, कॉर्पोरेट जॉब्स। कॉर्पोरेट जॉब क्या होता है? बोले प्राइवेट जो जॉब होता है ना उसके लिए। उसके लिए चाहिए क्या? बोले एक चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा तेरा कंप्यूटर स्किल्स। अच्छा कंप्यूटर तो मैं सीख सकता हूँ। अब मेरे लिए बिगेस्ट चैलेंजेस था मेरा कम्युनिकेशंस, बिकॉज आई एम फ्रॉम बंगाली मीडियम। मैंने पढ़ाई किया बंगाली मीडियम में, राइट। इंग्लिश के साथ मेरा ABCD का कोई संबंध नहीं होता, राइट। सिर्फ एग्जाम में पास होना है, उतने के लिए क्वालिफाई हो जाए तो बड़ी बात है,
सही है बिल्कुल। राइट, तो कम्युनिकेशन कहाँ से आएगा? सो आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड। तो मैं एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स लिया था, NIIT उस टाइम पे नीट करके एक इंस्टीट्यूट था, जब वो कंप्यूटर वगैरह सिखाते थे, तो वहाँ पर जाता था। तो वहाँ पर न्यूज़पेपर्स आते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स एंड ऑल। तो ये जो न्यूज़पेपर आते थे, मैं बैकडेटेड न्यूज़पेपर वहाँ से लेके आता था। तो करंट डेटेड तो मिलेगा नहीं, बिकॉज वो लोग पढ़ेंगे। तो बिल्कुल। करंट डेटेड वाला वहाँ पर पढ़ लेता था जितना हो सके, वरना पुराने न्यूज़पेपर लेके आ जाता था। अच्छा। बेटा वो न्यूज़पेपर खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए होता है, हम्म। एंड बहुत कैलकुलेटिव तरीके से मैं बोलूँ, पैसा था नहीं। हम्म। तो मैं क्या करूँ, तो वो बैकडेटेड न्यूज़पेपर लेके आ जाता था बहुत सारे, एंड घर पे आके पढ़ता था। सिर्फ इतना ही, न्यूज़पेपर पढ़ो। एंड उस टाइम पे दूरदर्शन में न्यूज़ आता था, दैट वाज 8 बजे से शुरू होता था, 8 साढ़े 8 बजे से न्यूज़ आते थे। आधे घंटे की इंग्लिश और आधे घंटे की हिंदी। ओके। तो मैं वो आधे घंटे के इंग्लिश न्यूज़ सुनने के लिए स्पेशली बैठा हुआ रहता था। मुझे वो आधे घंटे का न्यूज़ सुनना है, इंग्लिश वाला। समझ में आया नहीं आया वो अलग कहानी है, लेकिन मुझे सुनना है। तो मैं बैठता था वहाँ पर आधे घंटा, वो न्यूज़पेपर न्यूज़ सुनने के लिए। और मैं दिन भर वो बैठ के न्यूज़पेपर, उस टाइम पे गूगल नहीं था मेरे पास, यूट्यूब नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह उस टाइम पे आया ही नहीं था। आए नहीं थे। तो ये जो मेहनत जो गया, वो अलग लेवल पे गया। अलग लेवल, राइट, बिल्कुल। मेरा एक दोस्त था, आई स्टिल रिमेम्बर, वो कॉन्वेंट बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ था। तो उसके पास मैं गया एक दिन, जाके मैंने बोला, यार तेरे साथ ना मुझे इंग्लिश में बात करना है। तो ही सेड वेरी यस बिप्लब, एंड ही वाज वेरी मच एक्साइटेड, यस वी कैन टॉक। यार बहुत अच्छा लगा, मेरा एक दोस्त तो बना जिसके साथ मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। 2-4 दिन बात होता है डियर, 2-4 दिन, हफ्ता भर होने के बाद, देन सडनली ही कॉल्ड मी एंड सेड कि विप्लव, तू मेरे साथ ना इंग्लिश में बात मत कर। बोले क्यों? यार तू इंग्लिश में ना बहुत गलती करता है, एंड मेरा जो दोस्त लोग होते हैं ना, वो मेरे ऊपर हंसते हैं कि यार तेरा दोस्त देख, इंग्लिश आता नहीं, इंग्लिश में बात करने के लिए आ जाता है। मैं एक ऐसा बंदा था ना, मैं कहीं पे सोचता नहीं था। अगर वो 10 लोगों के बीच में बैठा हुआ है, स्टिल मैं वहां पर जाके इंग्लिश बोलना शुरू। सही हो रहा है गलत हो रहा है मुझे पता भी नहीं है, सेंटेंस फ्रेमिंग वगैरह कैसे होते हैं ये मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। और उसके चक्कर में बाद में जाकर वो मेरे मजाक उड़ाते थे। तो वो मेरे फ्रेंड ने आके मुझे बताया, विप्लव ऐसा ऐसा तू करता है, बिकॉज ऑफ दैट मेरे फ्रेंड्स मेरे ऊपर हंसते हैं, यार देख कैसा दोस्त बनाया तूने, जिसको इंग्लिश आता नहीं लेकिन इसको इंग्लिश में बात करना है। मैंने अच्छा, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने यार एक ही तो दोस्त था जिसके साथ मैं इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात करता था, राइट। और वो भाई साहब आज बोल रहा है कि इंग्लिश में मेरे से बात मत कर। ओके फाइन, नो इश्यूज, देन व्हाट टू डू। तो मैं रात की 11 बजे ना पढ़ाई वढ़ाई खत्म करने के बाद छत के ऊपर चला जाता था अकेला, पानी का एक बॉटल लेता था, एंड रात की 11 बजे से लेके रात की 2 बजे तक, ये जो टाइम फ्रेम है ना, मैं खुद के साथ इंग्लिश में बात करता था। आए ना आए कुछ मैटर नहीं करता, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू स्टे एंड ऑल लाइक दैट, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद के साथ मैं खुद बात करता था। ऐसे ही लगता है कि और एक विप्लव मेरे सामने खड़ा है जिसके साथ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ। रात की 11 बजे से लेके रात की 2 बजे तक, 2 बजे मैं नीचे आता था, सोने के लिए जाता था। सो ये जो टाइम फ्रेम मेरे लिए मिला ना, और मैंने करीबन 3 से 4 महीने ऐसा कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया हर रोज, मतलब मंडे टू संडे, ठीक है। एंड मैं खुद के साथ बहुत टाइम स्पेंड भी करता था। आई स्टिल लव टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ माई ओन सेल्फ। आज भी मैं स्पेंड करता हूँ, सोचता हूँ कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, वो चीज उस टाइमिंग से शुरुआत हुआ। गुड पार्ट ये है कि आफ्टर 3 to 4 months डाउन द लाइन मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसी इंस्टीट्यूट में, NIIT में जिस दोस्त के साथ मैं मिला था, वहां पर एक इंटरव्यू होता है, दैट वाज फॉर जैक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, एंड मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ। एंड एंड में जाके वहां पर 10 बच्चे का सिलेक्शन होता है, वो 10 के अंदर मैं एक था। एंड उसके ऊपर, एंड वो मुझे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि यस आई कैन क्रैक द इंटरव्यूज, मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर आ चुका है। एंड वहाँ पर जो अलाउंसेस वगैरह था, सब कुछ मिला के मेरा सैलरी उस टाइम पे मुझे दिया गया था, दैट वाज 22,000 इन माय फर्स्ट सैलरी। मेरा पहला नौकरी था जिसमें मुझे 22,000 की नौकरी मिलता है। देन आई रियलाइज लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। ये कौन से साल की बात है सर? मैं बात करूं बेटा, ये अर्ली 2000 में,
अर्ली 2000 अर्ली 2000 में। ओके एंड उस टाइम पे मेरा स्कूल का हेडमास्टर जो था, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंपेयर विथ हिम एंड ऑल, जो स्कूल में मेरे टीचर्स वगैरह थे उनकी सैलरी भी शायद 7-8 हज़ार का होता था, एंड मुझे उस टाइम पे वो नौकरी मिला। देन आई रियलाइज कि यस, इस डोमेन में पोटेंशियल है, इस डोमेन में मैं ग्रो कर सकता हूँ। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ता है। मैं इंटरव्यू देता हूँ, बेस्ट ऑन माई मेरिट सिलेक्शंस होता है, और नेक्स्ट डे मैं जॉब में जाता हूँ। दैट्स व्हाट इट इज, एंड यही तो चीज़ मुझे चाहिए। राइट। मैं क्यों वो 5-6 साल गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी में मैं अपनी टाइम वेस्ट करूँ? मिलेगा नहीं मिलेगा वो सेकेंडरी है ना। जो लोग कर रहे हैं मैं उसको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा कि आप मत करो। ऑब्वियसली आप करो, अगर आपको दिल है वहां पर, आपके दिमाग अगर वहां पर दौड़ रहा है, गो फॉर इट, नो डाउट। बट कैलकुलेशंस करो थोड़ा सा कि अगर मैं जा रहा हूं, अगर नहीं हो पाएगा तो क्या करना चाहिए, उसके पीछे प्लान बी, प्लान सी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। एंड सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड तरीके से मत दौड़ो। ठीक है। आज हमारे जो देश है, ये देश पूरी वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट पॉपुलेशन हमारे देश में, बिल्कुल सबसे यंग जनरेशंस हमारे देश में होते हैं, राइट ना। एंड इनके अंदर पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ राइट डायरेक्शंस मिलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर राइट डायरेक्शंस मिल गया तो जॉब इट इज देयर इन द मार्केट। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ जॉब इट्स लाइक ए बाई प्रोडक्ट। ये कल भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। कंडीशन से हमारे पास नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल। तो जीता जागता एग्जांपल आप भी हो, बिकॉज आप भी एक ऐसे शहर से आते हो जहाँ पर इतना कुछ था नहीं, राइट। और वहां से ग्रो करते 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 आज एक अच्छे खासे लेवल पे पहुंचे हो, राइट ना। राइट। तो नाउ एक चीज मैं तुम्हें पूछना चाहूंगा, ये जब तुमने नॉन आईटी टू आईटी के जो सोच तुम्हारे दिमाग में आया था, वो कहाँ से आया था? वो सोच तो सर देखो, मेरे दिमाग में था कि मुझे आईटी में जाना है, बिकॉज ऑफ मैं जो हूँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखी है। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद भी आईटी में जॉब लेना बहुत डिफिकल्ट है ना। अभी पैसे लगाने के बाद, बीटेक करने के बाद भी जॉब मिलना, मतलब कि मुझे तो नहीं मिली, और बहुत सारे लोगों को, मेरे दोस्तों को भी नहीं मिली। अभी किससे पूछने जाए, सभी नॉन आईटी में कर रहे थे। तो था तो दिमाग में कि नॉन आईटी से आईटी में शिफ्ट मारना है, लेकिन रास्ता नहीं था कोई। अभी कुछ कोर्सेज देखे भी, ऑनलाइन भी कुछ देखे, वो सारे के सारे मतलब कि अफोर्डेबल नहीं, कोई किसी का प्राइस ही बहुत ज्यादा, कोई कुछ मांग रहा है, कोई कुछ, किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते। सो फिर आपकी भी ऐड देखी। आपके पहले भी मैंने एक आधा कोर्स लिया था आईटी में स्विच मारने के लिए, बट वो इतना कारगर साबित हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ उनके लेक्चर्स जो थे या फिर जो उनकी कंडीशंस थी, ज्वाइन करने से पहले उतने क्लियर नहीं थे, उन्होंने बताया नहीं कि ऐसे ऐसे ये चीजें चाहिए। तो उसमें भी मेरा हुआ नहीं, और कोडिंग भी चाहिए थी, उसमें बहुत सारी चीजें। कोडिंग से तो मतलब कि मुझे अच्छी नहीं लगती थी कोडिंग, वो तो बस मन मार के करना पड़ता था कि चलो भाई जाना है तो आईटी में कर लेते हैं। तो वो भी प्लान फ्लॉप हो गया, वो जॉब के साथ साथ कर रहा था, एक दो चीजें की, फिर भी फ्लॉप हो गया। लेकिन ये था कि यार जाना है, करना है। तो आपका ऐड दिखा, मतलब कि आपका ऐड दिखा मुझे इंस्टाग्राम पे, रजिस्टर्ड किया, आपसे बात करके अच्छा लगा, क्योंकि आपने हर एक चीज क्लियर बता दी मुझे कि भाई देख ये चीजें चाहिए, है तो आ, नहीं है तो मत आ। वो मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी। मैं कहा भाई बंदा तो मतलब कि सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो कंटिन्यू करके दे। आपसे बात किया, आपकी टीम से बात किया, फिर स्टार्ट किया मैंने। फिर आपके गाइडेंस के थ्रू और बंकट सर के गाइडेंस के थ्रू, जो भी टीचर्स हैं उन सबके गाइडेंस के थ्रू, फिर मुझे एक आइडिया लगा, एक मेंटरशिप मिला कि यार यहाँ से स्विच हुआ जा सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो आपके थ्रू ही स्टार्ट हुई, आपके इंस्टीट्यूट के थ्रू ही स्टार्ट हुई है कि किस तरीके से स्विच किया जा सकता है। तो हाँ, मुझे तो बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अब शायद नॉन आईटी में कौन सी डोमेन में काम कर रहे थे अरुण? मैं था हार्डवेयर में था। अच्छा हार्डवेयर में थे, राइट, ठीक है, चलो नो इश्यूज। तो ये जब आप प्लान कर रहे थे नॉन आईटी टू आईटी स्विच करना एंड ऑल ऑफ द थिंग्स, तो बहुत सारे एड्स आपने देखा था जैसे आपने बताया, तो ट्रस्ट बहुत बड़ी बात हो जाता है, राइट ना। एंड आई बिलीव आप दिल्ली एरिया से हो। मैं पंजाब से। ओके। एंड हम लोग लोकेटेड थे पुणे में। राइट। तो ट्रस्ट करना कितना इजी हो रहा था, कितना डिफिकल्ट हो रहा था? ट्रस्ट करना तो डिफिकल्ट हो रहा था, काफी डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि मैंने डिसीजन लेने में
1.5 महीना लगा दिया था। 1.5 महीना। हाँ, 1.5-2 महीना मान के चलो मेरा डिसीजन लेने में लग गया कि मुझे करना है कि नहीं करना है। लेकिन ये था कि 1.5-2 महीने के पीरियड में मैं आपकी टीम के साथ कनेक्टेड था। ओके। तो वो कनेक्शन के कारण क्या होता है ना कि मेरा थोड़ा सा बिलीव बना अच्छा बात भाई, करके। रविंदर एक बात बताओ बेटा, ये जो 1.5 महीने का आपने जो जर्नी बताया ना, ऑब्वियसली डियर यू कैन नॉट ट्रस्ट एवरीवन। ठीक है, हर कोई बंदा जेन्युइन नहीं होता, दैट इज ट्रू। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा इसी पॉइंट में एक बंदी का स्टोरी आपको शेयर करता हूँ। हमारे प्लेटफॉर्म में एक बंदी कनेक्ट हुई थी, मुस्कान, जिसका प्लेसमेंट हुआ है। अब मैं उससे बात कर रहा था एंड शी सेड कि सर मुझे बिलीव करने में बहुत सचमुच तकलीफ हो रहा था कि होता है नहीं होता है, ऑल आर द थिंग्स। 1 साल तक मैं कंटिन्यूसली आपको फॉलो किया जी, 1 साल तक। बोले हाँ, आज भी मैं ग्रुप में कनेक्टेड हूँ। मैं इंस्टाग्राम में आपका वीडियोस देखता था, यूट्यूब में आपका वीडियो देखता था, फेसबुक में देखता था एंड देखता था यार ये बंदे के रेगुलर वीडियोस आता है, सब कुछ रेगुलर चल रहा है, उनके टीम भी हो रहा है, बात करते हैं, रेगुलर सेशन 2 बजे एक होता है, 8:30 बजे एक हो रहा है। तो अगर कोई बंदा जेन्युइन नहीं रहेगा तो इतने दिन सेशन थोड़ी ना लेगा। वो तो कहीं ना कहीं पे आप देखते होंगे, काफी सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं 2 दिन का कम्युनिकेशन आता है, 3 दिन आता है, उसके बाद वो ग्रुप में कोई कम्युनिकेशन आता ही नहीं। Right. लेकिन आज भी हम लोग डे 1 पे जो हमारा ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर भी कम्युनिकेशन जाता है एंड आज के डेज में करंट ग्रुप में भी जाता है। सो यस, 1 साल के बाद मैंने रियलाइज किया नहीं, ये प्लेटफॉर्म सही हो सकता है। देन आफ्टर दैट उनके हस्बैंड ने मेरे साथ बात किया, बोले ठीक है चलो। सर मैंने मेरे हस्बैंड ने आपसे बात किया था। बात करने के बाद हम लोग ने डिसाइड किया एक काम करते हैं, फीस के ना हम लोग इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। इंस्टॉलमेंट में लिया एंड हम लोग एक इंस्टॉलमेंट पे करके देखते हैं एंड उसके बाद क्लासेस तो ऑन हो जाएगा। हम लोग क्लासेस में जाने के बाद रियलाइज करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है या नहीं है, अदरवाइज नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, हमारा छोटा सा जो लॉसेस है वो होगा। बोला ठीक है। देन आफ्टर दैट वी डिसाइडेड गो हेड लाइक दिस। तो हमने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया। पे करने के बाद मैंने वेंकट सर का जस्ट तीसरा लेक्चर मैंने ऐड किया, मतलब चेक किया था एंड तीसरी लेक्चर में मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, बिकॉज जिस तरीके से वहां पर सिखाया जा रहा है वो बहुत ही अलग है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म जेन्युइन है। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने नेक्स्ट EMI आपको रिलीज करके दिया। अच्छा अच्छा, तो ये जो चीज मैंने आज कनेक्ट कर पाता हूँ बिकॉज एंड ऑफ द डे में हम लोग पैन इंडिया से बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्टेड होता है, तो ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, नो डाउट होता है। तो ट्रस्ट करने के बाद की जो जर्नी आपके साथ शुरुआत हुआ हमारे इस प्लेटफॉर्म में, जो सपोर्ट सिस्टम है वो तुम्हें कितना हेल्प किया कि हाँ ये सपोर्ट सिस्टम बहुत सही लगा? बिल्कुल, जैसे कि सर मेरा मानना है, मेरा तो ये बहुत स्ट्रांग बिलीव है इस चीज पे कि अगर आपको कहीं जाना है तो आपके पास एक मेंटर होना चाहिए। अगर आपके पास मेंटरशिप है तो वो आपका रास्ता जो है वो इजी हो जाता है और Easy हो जाता आप जल्दी उस चीज को कवर कर लेते हो। अगर खुद से करने जाते हो तो क्या होता है कि आपको बहुत टाइम लग जाता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आप बैठ जाते हो कहीं पे भी। तो वो जो मेंटरशिप है वो मुझे टोटली आपके प्लेटफॉर्म से मिली। ठीक है, किस तरीके से हमको नॉन आईटी से आईटी में जाना है, और सिर्फ वो मेंटरशिप ही नहीं, उसके बाद क्लासेस भी मिली। वो क्लासेस, वो स्किल सीखने के लिए वो क्लासेस भी मिली, जिससे हम स्किल को गेन करके फिर इंटरव्यूज को क्रैक कर सके। तो स्किल, इंटरव्यू प्रिपरेशन, गाइडेंस, ये सारी चीजें मिला के आपके प्लेटफॉर्म में एक जगह पे मिली, क्योंकि जिसने मुझे मतलब कि मेरे नॉन आईटी से आईटी के सफर को बहुत मतलब कि आसान बना दिया। मतलब कि मुझे कहीं जाना नहीं, कि बस मुझे मेहनत करनी है और इंटरव्यू क्रैक करना है और जॉब लेनी है। तो ये पूरी गाइडेंस जो है मुझे आपके प्लेटफॉर्म से मिली, तो काफी हेल्पफुल रहा। अच्छा, एक चीज मुझे पूछना है बेटा, अब ना नॉर्मली बहुत सारे बच्चे आपके जैसे सोचते हैं कि मुझे भी नॉन आईटी से आईटी में जाना चाहिए ना, लेकिन आईटी की बात जैसे हम लोग सुनते हैं ना, हमारे सामने कि ब्लैक स्क्रीन ओपन होता है, एक ऐसा लगता है कि कोडिंग्स दौड़ रहा है, सारे लेटर्स आर लाइक डांसिंग फॉर्मेट में है, तो कोडिंग वगैरह है तो हमें आता नहीं। वो कोडिंग नॉर्मली अगर एक BA BCom MCom के बच्चा है तो ऑब्वियसली उसके लिए सीखना बहुत मुश्किल होता है, बट आईटी में नॉन कोडिंग सेक्टर भी होते हैं, राइट? ये चीज बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। तो आपने जब सुना कि नॉन कोडिंग है, एक नॉन कोडिंग सेक्टर है जिसमें आप आईटी में जा सकते हो एंड यहाँ पर पे स्किल्स भी नो डाउट अच्छा होता है,
तो ये चीज कितना सही है कि हाँ नॉन कोडिंग सेक्टर भी होता है? हाँ, जब मैंने पहले सुना था तो मेरे भी दिमाग में यही चीज थी हम्म। कि भाई सिर्फ कोडिंग का सेक्टर ही होता है आईटी के अंदर, सिर्फ कोडिंग वाले ही जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक गाइडेंस होना चाहिए, एक मेंटर होना चाहिए आपके पास, तो आपका रास्ता थोड़ा आसान होता है। तो जिस हिसाब से जब मैंने आप सभी से बात किया और मुझे जब पता लगा कि यार ऐसा भी कुछ होता है, उस पे मैंने बिलीव किया। अभी तो मैं काम कर रहा हूँ, तो अगर अभी मैं बोलूँ तो हाँ भाई, ये अपने एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ। जब मैंने आपसे बात की थी, आप पे बिलीव किया, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे डोमेन्स होते हैं जो नॉन आईटी सेक्टर के भी होते हैं। डेवलपमेंट के अलावा एक एप्लीकेशन डेवलप होगी, अभी उसको सपोर्ट करना है, उसको मेंटेन करना है। आपका एचआर डिपार्टमेंट जैसे हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट जैसे हो गया, ये भी तो नॉन कोडिंग के। इसी तरीके से आपको एप्लीकेशन को सपोर्ट करना है, प्रोडक्शन को सपोर्ट करना है, तो वो भी एक नॉन कोडिंग में जॉब आ जाती है। उसके लिए भी लोगों की जरूरत है, और हर एक आईटी सेक्टर के अंदर ये डोमेन होता ही होता है। एक आईटी सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट सिर्फ एक डोमेन है, उसके अलावा भी बहुत सारे डोमेन्स हैं जिसको मिला के आईटी सेक्टर काम करता है। तो होते हैं बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं नॉन आईटी के भी, जो आईटी के अंदर होते हैं। बिना कोडिंग के अलावा भी बंदा जा सकता है और काम कर सकता है। अच्छा, एक चीज मुझे पूछना बेटा, ये जो जर्नी होता है नॉन आईटी टू आईटी, प्रिपरेशन से लेके प्लेसमेंट की जर्नी में, एक बच्चे को नॉर्मली उसकी माइंडसेट कैसा रखना चाहिए कि कितना दिन तक उसको कड़ी मेहनत करना चाहिए, ताकि जब तक उसकी प्लेसमेंट ना हो तब तक उसको इस मेहनत में लगा हुआ रहना चाहिए? कैसा कितना टाइम देना चाहिए और कमिटमेंट लेवल कैसा होना चाहिए? अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको 6 महीने का टाइम पीरियड लेके चलना चाहिए, खुद के लिए लेके चलना चाहिए। क्योंकि 3 महीने तो क्लासेस का मान के चलो, 3 महीने आपकी क्लासेस में गई, और 3 महीने का बफर लेके चलो कि ये 3 महीने और एक्स्ट्रा लेके चलो। 6 महीने का तो आप लेके चलो, लेकिन ये जो मैं 6 मंथ कह रहा हूँ, तो ये 6 मंथ ऐसा होना चाहिए कि आपने पूरा का पूरा 6 महीना इस काम को पूरा करने के लिए दे दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने मैं इसकी भी तैयारी कर रहा हूँ, इसके साथ किसी और की भी तैयारी कर रहा हूँ, और किसी और की भी तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार मैंने 6 महीने इसको दे दिया है, अब मैं क्लास भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, और अपने आप ही 6 महीने में हो जाएगा। मैं जो 6 महीना बता रहा हूँ, ये ऐसा 6 महीना होना चाहिए जिसके अंदर आपकी ऐसी कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं रेगुलर क्लासेस लूंगा, रेगुलर रिवीजन करूंगा, रेगुलर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूंगा। तो मेरा ये मानना है कि आप 6 महीना, मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 4 साढ़े 4 महीने के अंदर आप क्रैक कर ले जाओगे। क्रैक कर सकते हैं? हाँ, आराम से कर सकते हो। ओके। तो ये जो मोस्ट ऑफ द जो बच्चे जब ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद उनका अगर नहीं हो पाता है, तो उसके पीछे का मेन रीजन कहाँ पर जाता है कि भाई? मेन रीजन जो है इसके पीछे वो ये है कि बच्चा जो है कंसिस्टेंट नहीं रहता है। कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देता है। जब हम कोर्स को स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में मोटिवेशन बहुत ज्यादा होती है, सभी की मोटिवेशन होती है। यस, राइट। जब हम इस क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो उस दिन पे हमको दिखेंगे कि 100 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, और जैसे जैसे क्लास की ड्यूरेशन आगे आगे जाती जाएगी ना, वो 100 से 70 पे आएंगे, 70 से 60 पे आएंगे, 50 पे आएंगे, अच्छा। 30 पे आ जाएंगे। इस तरीके से ड्यूरेशन कम हो जाता है। 1 महीने 15 दिन के बाद ही ड्यूरेशन कम हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद भी क्या चीज होती है कि जब एक बच्चे ने ज्वाइन किया, मान लो कंसिस्टेंट भी है, आप क्लास भी ज्वाइन कर रहे हो, क्लास ज्वाइन करने के बाद भी एक अलग स्टेप आता है कि रिवीजन का। आपने जो पढ़ाया गया है उसकी अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो भी क्रैक करना मुश्किल है। एब्सोल्युटली। क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो क्या है कि वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी नहीं। एब्सोल्युटली। आप कभी ना तो कभी उस चीज को भूल जाओगे। तो अगर आपको, जो मेरा ये मानना है सर, जो आपको पढ़ाया गया है ना, उसको 12 घंटे के अंदर रिवाइज कर लो, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके। ठीक है। अगर ज्यादा हो तो 24 घंटे के अंदर कर लो, लेकिन आपने जितना ज्यादा टाइम डाला ना, वो उतनी चीज आपके दिमाग में देर से और कम बैठेगी। ओके। अगर आपने 3 दिन गैप डाल दिया, 4 दिन गैप डाल दिया, 5 दिन गैप डाल दिया उस चीज की रिवीजन करने में, तो ये 110% है कि जो आपको पढ़ाया गया था वो पूरा खत्म हो चुका आपके दिमाग से। अब आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज है सर। ये जो पॉइंट आपने बताया ना कि कंसिस्टेंसी ब्रेक होना, अनकमिटमेंट लेवल मिसिंग होना, ये कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है ना, उसका एक जीता जागता एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी हमारे प्लेटफॉर्म में एक बंदा कनेक्टेड हुआ था,
अशोक अशोक करके एक बच्चा ज्वाइन किया था, एंड वो उनकी वाइफ दोनों हमारे ऑफिस में आए थे मिलने के लिए, मिले, बात किए, सब कुछ, एंड देन आफ्टर दैट दे एनरोल्ड. I got a call from her wife, sorry, from his wife, and I believe so after 6 month. 6 महीने के बाद उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया. फ़ोन करके मुझे पूछते हैं, सर ये अशोक के साथ क्या हो रहा है? मैंने, क्या हो गया मैम? नहीं, बाकी सबका प्लेसमेंट्स वगैरह हो रहा है ना, और लेकिन अशोक का क्यों नहीं हो रहा है? मैंने, अच्छा. तो मैम को एक सवाल मैंने पूछा, अच्छा मैम आप मुझे एक चीज़ बताइए, अशोक ने अभी तक, अशोक है क्या बाजू में? बोले हाँ अशोक है. बोले स्पीकर में ऑन करो. तो स्पीकर में ऑन किया. अच्छा अशोक मुझे एक बात बताओ बेटा, ये 6 महीने में आपने कितनी बार सेशन अटेंड किया? बोले सर किया है जी. कितनी बार किया? मेरे पास सारे अटेंडेंस वगैरह है, इफ़ यू वांट आई कैन शेयर इट विथ यू एज वेल, ये अटेंडेंस आपने आपका क्या है? तो देन आफ्टर दैट बोले सर किया है बट काफ़ी सारी जगह में मिसिंग हो रहा है. अच्छा अच्छा. तो इमीडिएटली उनकी वाइफ ने बोला सर कम्युनिकेशन तो मिलता नहीं है प्रॉपरली, अशोक बोल रहा है कि कब बैचेस होता है कब नहीं होता है, ये पता ही नहीं हो रहा है. तो मैंने बोला मैम उनके लिए ग्रुप क्रिएटेड है, मॉर्निंग में 8 से लेकर 9 बजे का बैच है, लेट इवनिंग 10 से लेकर 11 बजे का बैच है, दोनों का कम्युनिकेशन आता है, प्रोफाइल क्रिएशन कब हो रहा है उसकी कम्युनिकेशन आता है, मॉक इंटरव्यू कब होने वाला है उसका भी कम्युनिकेशन आता है, सब कुछ आता है, डेली बेसिस में आता है. एंड बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी कर रहे हैं. तो अगर ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, उसके बाद ही तो प्लेसमेंट हो रहा है, राइट ना? तो आई बिलीव सो अशोक एक चीज़ मिस कर रहा है, आप चेक करो एक बार. देन अशोक को पूछा गया आपने मॉक इंटरव्यूज में अभी तक कितने दिन ज्वाइन किया? बोले सर एक ही दिन मैंने ज्वाइन किया अभी तक. अच्छा एक बात बताओ, 6 महीने में एक बार मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करोगे बेटा, ये हो सकता है क्या? बोले नहीं सर. उनकी वाइफ ने बोले नहीं हो सकता सर, यही तो प्रॉब्लम है मैम, आप इस प्लेटफॉर्म की फायदा अगर आप नहीं उठा पाओगे तो कैसे पॉसिबल है? मैं आपके घर पे जाके मैं अशोक को उठा नहीं सकता, अशोक ज्वाइन करो ज्वाइन करो, Right. मिस्टेक लेकर उसके पीछे नहीं दौड़ सकता, राइट ना? वी Right. आर प्रोफेशनल, अशोक ऑल्सो मैच्योर, हम लोग भी मैच्योरिटी रखते हैं, तो हम लोग किसी को डांट नहीं सकते. वी कैन जस्ट पुश देम, वी कैन मेक देम अंडरस्टैंड कि आईटी में अपॉर्चुनिटी है, इस तरीके से आपको क्रैक करना पड़ेगा. देन कॉल पे देयर आर सम फायर फाइटिंग विद हस्बैंड एंड वाइफ. Then I make them like cool down. अच्छा no issues मैम, आप थोड़ा सा शांत हो जाओ. Now what we need to do, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा रिगार्डिंग अशोक. बोले क्या? आप उनके लिए एक ना कैलेंडर बनाओ, उनकी डे की स्टार्ट से लेकर डे एंड तक कैसा होना चाहिए, कितना टाइम अशोक को कहाँ पर देना है, ये चीज आप उनके लिए कैलेंडर बना के दो. एंड आप ही को ये चीज फॉलो अप लेना पड़ेगा कि भाई वो अशोक फॉलो करे. गिव मी जस्ट 4 to 5 months of time, आई बिलीव से अशोक का हो जाएगा. लेट मी टेल यू डियर, उनकी वाइफ उनके लिए कैलेंडर बनाते हैं और उस कैलेंडर को फॉलो कर रहे या नहीं कर रहे, अशोक उनके पीछे हाथ धो के, सॉरी उनकी वाइफ हाथ धो के उनके पीछे पड़ जाते हैं. अशोक फॉलो करता है एंड आफ्टर आई बिलीव से एग्जैक्ट 5 to 6 month के अराउंड में आई गॉट ए न्यूज, अशोक गॉट द प्लेसमेंट्स. अब जो बच्चा पिछले 11 साल से बीपीओ डोमेन में मतलब जस्ट रगड़ के मेहनत कर रहा था और कुछ नहीं, फाइनेंशियल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं 2 लाख का पैकेज था एंड बीपीओ में जब ज्वाइन किया था 11 साल पहले 2 लाख का पैकेज था, 11 साल के बाद पैकेज मिला 5 एलपीए. बच्चा नॉन आईटी से आईटी में स्विच करता है 9.5 एलपीए के पैकेज के साथ. तो ये जो जर्नी है, ये जो मेहनत है, इस तरीके का कमिटमेंट अगर कोई बच्चा दे रहा है ना तो इट इज पॉसिबल. एब्सोल्युटली इट इज पॉसिबल. थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा कमिटमेंट एंड डेडिकेशन चाहिए होता है डियर, तो पॉसिबल है डियर. बिकॉज कंपनीज को ना डियर एक चीज मैं बताता हूँ, आपने इंटरव्यू दिया है आपको पता है, जब कंपनी में आप इंटरव्यू देने के लिए जाता ना, वो आपके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में चेक भी नहीं करता, वो देखता भी नहीं है कि आप बीएस से हो, बीकॉम से हो, एमकॉम से, बीबीए से हो. वो पूछता है कि भाई मेरे पास ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पास वो स्किल्स है या नहीं है, आप वो मुझे प्रूफ करके बताओ. वो होगा वर्बली, राइट. कुछ जगह में टेक्निकल इंटरव्यूज होता है, तो आप अगर वो वर्बली एंड टेक्निकली वेल साउंडेड हो, प्रूफ करके दे सकते हो, यस आई कैन वर्क इन योर प्रोफाइल और आई डू हैव दैट स्किल्स टू कंप्लीट योर वर्क, ये मैं प्रूफ कर सकता हूँ ड्यूरिंग माई इंटरव्यू, अब इसके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट ना? राइट राइट. तो इसके लिए आईटी में सिर्फ स्किल सेट मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है. 100% ट्रू. ना रविंदर और एक चीज है, दैट इज कॉल्ड आईटी में पैकेज की जर्नी, राइट ना? सो व्हाई यू शुड सजेस्ट समवन कि उसको नॉन आईटी की करियर छोड़ के आईटी में क्यों आना चाहिए?
डेफिनेटली पहला रीजन तो यही है कि पैसे के लिए हम सभी काम कर रहे हैं, पैसे के लिए। Absolutely. हार्श रियलिटी तो यही है। ठीक है, हम कहीं भी जा रहे हैं, बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जो पैशन के लिए काम करने जा रहे हैं या किसी चीज के लिए करने जा रहे हैं। जिनके घर पे बहुत ज्यादा पैसा है वही जा सकता है भाई पैशन के लिए काम करने के लिए, है ना। लेकिन जनरली हम सभी का मेन मोटिव होता है कि भाई पैसा कमाना है, Absolutely. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। ठीक है, तो पहला रीजन तो यही है नॉन आईटी से आईटी जाने का पैसा। ठीक है, नॉन आईटी के अंदर क्या होता है कि पैसा कम मिलता है, जबकि आईटी के अंदर क्या होता है कि पैसा ज्यादा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू नॉन आईटी आप देखोगे तो 200% ग्रोथ है सैलरी में। ठीक है, और स्विच मारोगे तो उस पे भी अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी आपको पर स्विच पे। तो पैसा फर्स्ट रीजन इज अ पैसा। सेकंड रीजन क्या है कि मेरा मेरा जो एक और पर्सनल रीजन था कि नॉन आईटी के अंदर 6 डे वर्किंग होता है और आईटी के अंदर 5 डे वर्किंग होता है। तो एक दिन तो वो भी आपका हफ्ते में बच जाता है। Absolutely. ठीक है, And that you can utilize for your personal growth, your family timing के लिए भी आप यूज कर सकते हो। बिल्कुल, वो चीज का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। तीसरी चीज ये होती है कि आपका टाइम फिक्स होता है इसके अंदर कि आपको 9 घंटे काम करने, 1 आवर का आपका लंच ब्रेक है और 8 घंटे आपने काम करना है। आप 9 बजे आए, आपका 6 बजे टाइमिंग पूरा होता है। 6 बजे आप अपना बैग उठाओ, पंच करो, घर चले जाओ। आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई आपको 6 बजे के बाद भी बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी जो है आईटी के अंदर फॉलो होती है। अगर आप 6 के बाद बैठते हो तो आप क्लियरली कह सकते हो कि या फिर आप मुझे पैसा दो तो मैं बैठूंगा यहाँ पे, अदरवाइज तो मैं भाई घर जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक चीज है आईटी के अंदर, एक इन्वायरमेंट है जो आपको आईटी के अंदर मिल जाता है। जबकि नॉन आईटी के अंदर ऐसा होता है कि अगर आपके मैनेजर ने या फिर आपके बॉस ने कह दिया कि आपको आज इतनी देर रुकना पड़ेगा, ये चीज करनी पड़ेगी, तो नॉन आईटी के अंदर जनरली ऐसा होता है। आईटी के अंदर भी हो सकता है लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। लेकिन नॉन आईटी के अंदर क्या होता है, जनरली ऐसा होता ही रहता है। महीने में आपके 10 दिन हो रहे हैं, 15 दिन एक्सटेंड होता ही है अननेसेसरी। हाँ, आपको रहना ही रहना है। तो आप मेंटेलिटी बना के चलते हो भाई 9 घंटे की जॉब है तो 10-11 घंटे लगा के आना ही आना है। तो ये सारी चीजें हैं जिनका बेनिफिट हो जाता है जब हम आईटी सेक्टर के अंदर आते हैं। नाउ व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर इट इज देयर इन आईटी, बिकॉज अभी एआई वगैरह आ रहा है तो लोग नॉर्मली सोच रहे हैं एआई आ रहा है, मतलब लोगों के दिमाग में एक परसेप्शंस कैसे दौड़ रहा है पता है कि अभी एआई आ रहा है मतलब आईटी के जॉब खतरे में है। लेकिन मैं तो मानता हूँ कि एआई आ रहा है इसका मतलब है कि आईटी के जॉब और ज्यादा ब्राइट होने वाला है, नॉन आईटी डोमेन में जॉब खतरे में आने वाला है। बिकॉज एक रिसेंट टाइम के एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, मार्केट रिसर्च में देख रहा था, नेक्स्ट अराउंड 3 to 4 years मैक्सिमम टाइम करीबन 60 to 70% जॉब बीपीओ इंडस्ट्री में, केपीओ इंडस्ट्री में, लीड जनरेशन का जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पर रिड्यूस होने वाला है। बिकॉज यहाँ पर ऑटोमेशन हो रहा है, चैटबॉट आके काम कर रहा है प्रॉपरली, एंड उसी जगह में आईटी में और ज्यादा एक्सप्लोर हो रहा है। करीबन 10 करोड़ न्यू जॉब ओपनिंग्स इट विल बी देयर, राइट। तो आप कैसे इस चीज को देखते हो कि भाई आईटी का फ्यूचर कैसा है? देखो, आईटी का फ्यूचर मेरे हिसाब से उनके लिए खतरे में है जो लोग अपने आप को रेगुलरली अपडेट नहीं कर रहे हैं या फिर जो लोग अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते हैं, उनका फ्यूचर खतरे में है। लेकिन जो लोग अपना स्किल सेट और अपने आप को अपडेट करने के लिए रेडी हैं, उनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। उनकी तो ग्रोथ अभी जो है उससे 10x ज्यादा होने वाली है, 10x ज्यादा होने वाला है, और उनके पास टाइम भी बहुत ज्यादा होने वाला है। क्योंकि जो बंदा पहले आईटी में रह के जिस काम को वो पहले 8 घंटे में करता था, अगर आज उसको एआई का यूज करने आता है तो वो उसी काम को 1 घंटे में कर सकता है। जो कोडर्स पहले कोड को लिखने में 8-8, 9-9 घंटा लगाते थे, आज उसी कोड को एआई क्या कर रहा है, सब 8 मिनट में लिख के दे रहा है आपको, उससे भी कम टाइम में दे रहा है। ठीक है, और उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो बंदे ने ऑलरेडी आईटी में काम कर रखा है और उसको एआई की भी नॉलेज है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी ना ये चीज। उसने तो 8 घंटे का काम उसका 8 मिनट में हो रहा है। एब्सोल्युटली। तो कितना ज्यादा टाइम बच रहा है इसके अंदर,
तो वही मेन चीज यही है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा Yes, आईटी के अंदर आने के बाद। और आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपने अपने आप को अपग्रेड करने पे काम किया तो आपकी ग्रोथ मैसिव होगी, आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी सैलरी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एआई के आने की वजह से आईटी की जॉब खतरे में पड़ जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उन लोगों की जॉब खतरे में पड़ेंगी जो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे बस। रिसेंटली आई बिलीव नारायण मूर्ति जी ने एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है कि एआई जो है ना स्किल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब अगर कोई बच्चे के अंदर स्किल्स है वो एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो स्किल एम्प्लॉय जो है मार्केट में वो सस्टेन करेंगे एंड उनकी डिमांड डे बाय डे हमेशा बढ़ता जाएगा। दैट इज ट्रू, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू बिकॉज मार्केट इट इज लाइक बूमिंग एंड ऑब्वियसली आईटी इंडस्ट्री और ज्यादा बूमिंग होगा बिकॉज पूरी वर्ल्ड अभी डिजिटल सेक्टर्स में मूव कर रहा है, राइट। तो इसमें डिमांड और ज्यादा बढ़ता जाएगा एंड स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट जहाँ पर सपोर्ट वर्टिकल है वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा रहेगा बिकॉज एआई कुछ चीज को आपको आसान बना के दे सकता है लेकिन एग्जीक्यूशन जाके आपको करना पड़ेगा एंड उसके लिए ह्यूमन ब्रेन की जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो जॉब अपॉर्चुनिटी इट विल बी मच मोर हायर, नो डाउट। बिल्कुल। नाउ एक सवाल ऑब्वियसली जैसे हम लोग ऑफ कैमरा में बात कर रहे थे रिगार्डिंग कि कैसे आपने डिसीजंस लिया है रिगार्डिंग आईटी में जाना है एंड आपने शायद अपने पेरेंट्स को भी ये चीज नहीं बताया था कि नॉन आईटी से आईटी में जाने की आप तैयारी कर रहे हो एंड आपने बताया कि आपकी पापा जी का थोड़ा सा कनेक्शन था जहाँ पर आप जॉब भी कर रहे थे, तो वो स्टोरी क्या है? राइट। तो जब मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे आईटी से नॉन आईटी से आईटी में जाना है, जब मैंने डिसाइड कर लिया तो अभी था कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। अगर मैंने घर वालों को बताया कि मैं जॉब स्विच मार रहा हूँ, जो कि मेरे पास उस टाइम पे जॉब थी भी नहीं, अगर मैं घर वालों को ये बोलता कि भाई मैं घर पे बैठ के तैयारी करूंगा और मुझे टाइम दे दो, तो घर वाले मानने से रहे। ठीक है। फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि अभी खुद से कुछ करना पड़ेगा। तो फ्रॉम द डे वन जब से मैं काम कर रहा था तो मेरी एक आदत है कि मैं अपनी सैलरी का कुछ परसेंट निकाल के 20% मेरा एक रूल है कि मैं 20% निकाल के सेव करता हूँ। तो मेरे पास फंड पड़े हो गए थे 4-5 महीने के कि मैं 4-5 महीने बिना सैलरी के सरवाइव कर सकता हूँ। तो मैंने एक कैलकुलेशन बिठाई कि अभी हो सकता है अपना 4-5 महीने का हिसाब किताब हो सकता है। तो मैंने कंपनी के अंदर रिजाइन पुट कर दिया। अब जब मैंने रिजाइन पुट किया तो ऐसा था कि उस कंपनी का जो एचआर था वो एचआर के कनेक्शन थे मेरे फादर के किसी फ्रेंड के साथ, और मेरे फादर जो फ्रेंड थे उनके कनेक्शन मतलब कि मेरे फादर साहब के साथ थे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे पापा को एचआर वाले जानते थे। ठीक है। अभी मैंने पुट किया तो बेसिकली वो कंपनी वाले नहीं चाहते थे कि मैं उनको छोड़ के जाऊं। दे आर एग्री, वो मुझे अच्छा उसके बाद ग्रोथ भी देने के लिए रेडी थे। मतलब 17,000 की सैलरी है, उसके ऊपर वो 5,000 रुपए दे देते हैं और क्या ही करते हैं, है ना। इतना तो वैसे इन्होंने किसी को दिया नहीं था, तो मैंने ये सोचा था शायद 5,000 दे देंगे, वो रेडी थे देने के लिए। तो अभी जब मैंने डाला रिजाइन वहां पे तो उन्होंने मेरे घर पे कॉल कर दिया। अच्छा। ठीक है, मेरे घर पे बात चली गई। तो मैंने जो बहाना लगाया था एचआर को कि अरे घर पे कोई दिक्कत है मुझे जाना पड़ेगा, फैमिली में है नहीं कोई सपोर्ट सिस्टम, ये वो मैंने बहाना लगाया था रिजाइन के लिए, वो देना ही पड़ता है। अभी उन्होंने मेरे से बिना पूछे ही मेरे फादर साहब को कॉल कर लिया। अब उनसे पूछने लगे वो कहते कि भाई हमको तो कुछ पता ही नहीं है, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। तब मैं फंस गया। एचआर ने मुझे बुलाया कि अरे रविंदर तुम्हारे फादर साहब तो ये कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ है नहीं, तो क्या दिक्कत है बताओ, क्या सैलरी की है ये वो। तो फिर मैंने उनको, अभी मैं क्या ही बोलूं उनको, अभी तो मैं बोल ही चुका था जो बोल चुका था। मैंने उनको बोला सर अभी देखो है जो दिक्कत जो है, अगर कि अभी मुझे करना नहीं है, मैं कहीं और देख रहा हूँ जॉब के लिए, तो आप प्लीज मुझे रिलीज करो वहां से। तो उन्होंने फिर फाइनली मुझे रिलीज कर दिया। ठीक है, 1 महीने बाद उन्होंने रिलीज किया। अब मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़ गए कि अब तूने तो वहां से काम छोड़ दिया है, अब तू कहाँ जाएगा। अब मेरे पास जॉब तो थी नहीं और घर वालों को ये पता नहीं था। तो मैंने घर वालों को कहा कि जॉब है मेरे पास, ठीक है, इसलिए मैं इस जॉब को छोड़ रहा हूँ और उससे अच्छी सैलरी दे रहे हैं वो मुझे। चलो जी, अभी घर वाले
मान ओके गए, हो गए कि हाँ। ठीक है कि चलो जॉब तो है इसके पास ना एटलीस्ट। तो मैंने क्या किया उसके बाद, जॉब मेरी जब छूटी वहां से, उससे पहले ही मैंने एक रूम का जुगाड़ कर लिया, अच्छा। फ्रेंड से बात करके। तो मैंने एक रूम फाइंड आउट किया हम्म। कि मैं इस जगह पे जाके एवरीडे पढ़ाई करूंगा अपनी, और घर वालों को कह दूंगा कि जॉब पे जॉब पे जा रहा हूँ, मतलब ठीक घर से निकल रहा हूँ जॉब पर्पस में। हाँ, जॉब पर्पस से निकल रहा हूँ। तो ऐसा ही किया मैंने। तो मैंने रूम लिया वहाँ पे, सेटअप किया सारा अपना, ठीक है। और मैं एवरी डे घर से निकल रहा हूँ, अपना टिफिन लेके निकल रहा हूँ और रूम पे जा रहा हूँ, और घर वालों को लग रहा है ऑफिस में जा रहा ऑफिस में जा रहा है। एवरी डे एज मेरी सैलरी जितनी आती है उतनी मैं सैलरी अपने अकाउंट में दूसरे अकाउंट से एक्सपेंस वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ। जो भी मेरे एक्सपेंसेस है, मेरा रेंट जा रहा है या फिर मेरा ट्रैवल का खर्चा है, मेरा जो घर पे जाता है, वो एवरी मंथ मैं उसको बस एज इट इज मेंटेन देते जा रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, चलो जी सब कुछ स्मूथ चल रहा है। तो इस तरीके से मैंने 4-5 महीने मैंने अपना जॉब कंटिन्यू किया। 5 महीने 5.5 महीने के अंदर फिर मुझे ऑफर लेटर आ गया। तो बस फिर आ गया, फिर मैंने ले लिया जॉब। और अभी अच्छा लगता है कि यार वो स्टेप नहीं लिया होता तो शायद आज यहाँ नहीं बैठा होता, या फिर नहीं कर पा रहा होता अभी ये सब चीजें। तो सम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा स्टेप लेना पड़ता है अपनी ग्रोथ के लिए, जो एब्सोल्युटली आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए, आपको भी ले जाए और आपकी फैमिली को भी ले जाए। अगर आज मैं बताऊं अपने पेरेंट्स को तो उनको वो बिल्कुल बुरा नहीं नहीं करेंगे, उनको अच्छा लगेगा कि ठीक है अभी अच्छा ही तो स्टेप लिया ना इसने। इसने थोड़ी ना कि पैसे बर्बाद किए कहीं घूमने में फिरने में, या फिर किसी नशे में पड़ा, किसी के चक्कर में पड़ा, उसमें तो नहीं पैसे खराब किए ना मैंने। तो अच्छी चीज में ही खराब किया, पढ़ाई में ही खराब किया, अच्छा डिसीजन ही लिया। तो बस ठीक है, ऐसे चलता रहा। नहीं, आपका ये जो स्टोरी है डियर, इट्स रियली वेरी डिफरेंट स्टोरी एंड आई लव दिस वन बिकॉज सी कभी कभी कैसा होता है ना, कुछ चीज आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप लेना पड़ता है जो कॉमन नहीं है, अनकॉमन चीजेस होता है एंड ये अनकॉमन ही है, इतना इजी तो है नहीं। बिकॉज आप जॉब करो, सी आवर पेरेंट्स दे आर नॉट रॉन्ग, व्हाट आई मीन टू से दैट, एंड आपकी पेरेंट्स भी गलत नहीं थे बेटा, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन देखे होंगे। तो उनको पता है कि जॉब नहीं रहेगा तो खर्चा कैसा होगा, घर चलाना है, सबकी इसके ऊपर काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टेंशन में आ जाएगा, बहुत प्रेशर में आ जाएगा, उस टाइम पे कुछ गलत चीजेस ना करे, राइट ना। तो बहुत सारी चीज, तो इसके लिए पेरेंट्स हमेशा ये चाहता है कि आप जो चीज कर रहे हो करो, जो कंटिन्यू कर रहे हो उसमें कंटिन्यू रहो, आप साइड बाय साइड कोई चीज आप बिल्डअप करते जाओ। लेकिन कुछ चीज में हमारा कमिटमेंट लेवल अलग होता है, जैसे आपने सोचा कि मुझे आईटी में ही मेरा करियर को सेट करना है, बिकॉज आईटी में पैकेज अच्छा है, लाइफ अच्छा है और तो इसके लिए मुझे टाइम देना पड़ेगा। अब मेरे घर वाले अगर उस टाइम पे ओके नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली मुझे कुछ अलग स्टेप में जाना पड़ेगा, एंड दैट इज आई बिलीव सो, दैट इज क्वाइट एब्सोल्युटली फाइन। एंड लेकिन ये स्टोरी आई बिलीव सो आपके फादर जी को अगर पता चले, पापा को बुरा बिल्कुल नहीं लगेगा एंड ही विल फील प्राउड अबाउट यू, राइट। बिकॉज आपने सी जो पटरी से हट के सोचने वाला जो सोच होता है ना, ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है बेटा, बहुत कम लोगों के। एंड आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने इस तरीके से डिसीजन लिया एंड आपने आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को आपने उस तरीके से प्लान करके रखे थे। बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस होते हैं या फिर हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपनी लाइफ को कभी इस तरह से प्लान ही नहीं करते कि मेरा एक सैलरी आ रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ, क्योंकि 17,000 की सैलरी इतनी बड़ी सैलरी नहीं है, राइट। एंड वहां से आप कुछ सर्टेन अमाउंट निकाल के सेव कर रहे हो एंड उसके बाद आप एक डिसीजन लेते, नहीं अभी मैं जाता हूं, अगर नहीं हुआ तो 17,000 की नौकरी तो मिल ही जाएगा मार्केट में, राइट ना, राइट बिल्कुल। तो उतनी बड़ी लॉसेस तो नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल बिकॉज ऐसा जब मैं अपने करियर को मैं छोड़ रहा था रविंदर, मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई लेफ्ट माय कॉर्पोरेट करियर एंड आई वाज इन वेरी गुड पोजीशन, तो बहुत अच्छा खासा चल रहा था, एंड देन आई डिसाइडेड सडनली टू क्विट। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कन्विंस किया क्यों कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो, एंड आप इसी में कंटिन्यू रहो, ऐसा सडन डिसीजंस ले रहे हो तो लाइफ अप्स एंड डाउन में आ सकता है। लेकिन अपने आप को मैंने एक आंसर किया कि अगर नहीं हो पाएगा देन मैं आई कैन गो बैक टू दैट प्लेटफॉर्म वंस अगेन। वो तो पढ़ा ही हुआ है, फाइल उठाना है, जाके इंटरव्यू देना है, अच्छी जगह में जाके नौकरी करना है, दैट्स व्हाट इट इज, नथिंग मोर दैट। वो स्किल तो कोई मेरे से ले नहीं सकता, राइट। लेकिन ये जो जर्नी अभी मैं तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, अगर मैंने लाइफ में ट्राई नहीं किया ना तो मरते दम तक एक अफसोस रह जाएगा
कि सोचा था कुछ करना था लेकिन कभी ट्राई नहीं किया सर, राइट तो एक बार ट्राई तो कर लेते हैं ना, Right. उसके बाद रिजल्ट आएगा नहीं आएगा दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। राइट एंड यू सेड वेरी करेक्टली कि ये जो 6 महीना है ना खुद को देना पड़ेगा, ये 6 महीना अपने आप को दो, कोई सेकेंडरी थर्ड प्लान फोर्थ प्लान एग्जीक्यूट मत करो, एकदम कमिटेड तरीके से उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली हो सकता है, नो बिल्कुल। डाउट हो सकता है। तो ये तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आपकी तैयारी कैसे गया जब आप तैयारी कर रहे थे फॉर इंटरव्यू, मतलब जॉब से जो आपका अर्निंग होना चाहिए इट शुड बी मोर देन लाइक 70-80,000 मोर देन दैट, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो कहीं पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। राइट लेकिन सवाल ये आता है कि मतलब जॉब करके इतना सैलरी मिलता है क्या? ऑब्वियसली मिलता है। ऐसा बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर पैकेज लेवल काफ़ी अच्छा खासा लेवल पे होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड आपका अर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आप ऐसी डोमेन के बारे में सोचो जिस डोमेन में आपको अच्छा पैकेज मिले या नो। एंड आज के डेज में स्किल डेवलपमेंट इतना टफ नहीं होता है नाउ, इस चीज़ के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, राइट ना? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, मेंटोर्स होते हैं, इसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो जहाँ पर वो लोग प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आज के एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है, पहले जैसा नहीं है राइट कि आपने थियोरेटिकल में पढ़ाई करके आए हैं एंड उसी चीज़ को आप एग्जीक्यूट करते हो। आपके पास से नॉलेज अगर आपको लेना चाहिए तो किससे लेना चाहिए? जो एक्सपर्ट हो, उस Right. डोमेन के एक्सपर्ट हो, तो फिर आपका ग्रोथ उस लेवल पे हो सकता है। तो इसके लिए आप कोई अपना आपके लिए मेंटोर ढूंढो जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे, सपोर्ट दे, एंड उस चीज़ को जो सपोर्ट आपको मिल रहा है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन करो, राइट तब जाके आपको उस डोमेन में पैकेज मिल सकता है और उस डोमेन में आप ग्रोथ ले सकते हो। Right. दैट्स व्हाट इट इज। सो रविंदर, एक सवाल अभी पूछना है कि जॉब करके फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल होता है क्या? सचमुच पॉसिबल है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जॉब करके भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की जा सकती है ओके। अगर हम सही स्ट्रेटजी से चलें हम्म। और सही जॉब में चलें, सही डोमेन में हम जॉब करें, तो हाँ, ये पॉसिबल है फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी जॉब में जो हमारी सैलरी है इट इज़ ग्रेटर देन आवर एक्सपेंसेस, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर अगर मेरे खर्चे मान के चलो 30,000 रुपये हैं एवरी मंथ के और मेरी सैलरी है 90,000 रुपये, तो क्या है कि मेरे पास 60,000 रुपये की सेविंग है, यस, है एब्सोल्युटली। ना। अब मैं 60,000 रुपये को कहीं ना तो कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, स्टॉक में करूँ, रियल एस्टेट में करूँ, तो जिससे क्या है एक टाइम पीरियड के बाद क्या वो होगा कि पैसा वो multiply पैसा अपने आप ही डबल हो जाएगा, है ना, और वही पैसा हमको बाद में फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगा। ओके। बट अगर हमारी सैलरी ही 30,000 रुपये और हमारे खर्चे भी 30,000 हैं, तो फिर तो इट इज इम्पॉसिबल टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। सो हाँ, अगर हम एक सही डोमेन में काम कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है हमारी, तो इट इज पॉसिबल। ना एक चीज मुझे बताओ, जैसे कुछ स्पेसिफिक डोमेन होते हैं, जैसे जो चीज हम लोग मार्केट में देखते हैं लाइक बीपीओ हो गया, केपीओ, बैंकिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, ये जो स्पेशली जो नॉन आईटी डोमेन में होता है, यहाँ पर ना सैलरी ग्रोथ उस लेवल पे होता नहीं है। राइट। तो इस सैलरी ग्रोथ को अगर लेना है तो फिर क्या करना ऐसा चाहिए कि जहाँ पर सैलरी ग्रोथ अच्छा मिले? जैसे कि जितने भी नॉन आईटी सेक्टर्स हैं ना, अगर आप उनको देखोगे तो उसके अंदर स्किल सेट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके। बहुत कम स्किल सेट चाहिए होता है। अगर किसी कोई बंदा है, अगर वो कोई सेल्स में है या फिर बीपीओ में काम कर रहा है, तो उसको इजीली रिप्लेस किया जा सकता है किसी भी पर्सन के साथ, ओके। है ना। लेकिन आईटी के अंदर क्या है कि आईटी के अंदर आपको स्किल चाहिए, ये सिर्फ उन लोगों को रखते हैं जिनके पास स्किल सेट अच्छा है, जो right. स्किल्ड लोग हैं। तो जो स्किल्ड लोग हैं उनको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। तो डेट्स वाई आईटी कंपनी जो है वो हायर सैलरी देती है एज कम्पेयर टू नॉन आईटी पीपल्स। सो अगर आपके पास स्किल सेट अच्छा है और आप स्किल को डेवलप कर लेते हो, तो यहाँ इट इज अ पॉसिबल टू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द कंपनी। लेकिन अगर कोई बच्चा जो नॉर्मली अगर बीपीओ में आप देखोगे, कोई भी बीकॉम वाला बच्चा, बीए वाला बच्चा, एमकॉम का, इवन बीबीए एमबीए वाले बच्चे भी बीपीओ में इनको जॉब मिल जाता है, बिकॉज यहाँ पर कम्युनिकेशन चाहिए, थोड़ा बहुत टेक्निकल स्किल्स मतलब कंप्यूटर वगैरह चाहिए, दैट्स इट, एंड उसके बाद उसको जॉब मिल जाता है। हालांकि उनका सैलरी बहुत अच्छा खासा नहीं होता है, वहाँ पर 15, 16, 18, 20 हज़ार की नौकरी से स्टार्ट करना पड़ता है। देन आफ्टर दैट वो एक स्लोली ग्रेजुअली प्रोसेस होता है, कभी ईयर में आपको 4%, 5%,
कभी कभी मैक्सिमम अगर होता है 8-10% की अप्रेजल में उनको ग्रोथ होता है, Right. राइट ना। Right. ना इस तरीके से आप सोचोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि एक सर्टेन लेवल पे पहुंचने के लिए। लेकिन यही बच्चे जो बीए बीकॉम वाले बच्चे होते हैं उनके लिए पॉसिबल है आईटी में जाना। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल है, आज के टाइम पे तो 110% पॉसिबल है। आप किसी भी डोमेन से, मतलब कि आपने स्टडी किसी भी चीज में कर रखी है, आपने बीए में हो, बीकॉम में हो, बीसीए कर रखा है आपने, बीएससी कर रखी है आपने, मतलब कि आप बिल्कुल भी आपका कंप्यूटर या आईटी से टच नहीं है, तो भी आप इजीली आ सकते हो आईटी डोमेन के अंदर। बिकॉज कि आज के टाइम पे जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं उनको डिग्री से कोई मतलब नहीं है, उनको आपके स्किल सेट से मतलब है। Yes, right. अच्छे खासे लोग जिन्होंने बीटेक भी कर रखी है, ठीक है, जिनके पास डिग्रियां पड़ी हैं, वो लोग भी नॉन आईटी में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल सेट नहीं है। Yes, और right. ऐसे बच्चे भी बहुत हैं जो बीए जिन्होंने कर रखी है, सिंपल बीए कर रखी है, और वो आज आईटी के अंदर काम कर रहे हैं और अच्छे पैकेजेस पे काम कर रहे हैं। Okay, fine. So it is a totally possible if you have a skill, right skill set, तो ये पॉसिबल है आपके लिए बिल्कुल। ना यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ कैसे मिलता है? अगर मैं बोलूँ कोई एक बच्चा है जिसका पैकेज अभी हार्डली 2.5 से लेकर 3 LPA का पैकेज है, जो फिलहाल नॉन आईटी डोमेन में काम कर रहा है, ना अगर उसने अपनी स्किल्स को डेवलप किया एंड आईटी में जाने की कोशिश करता है, तो उनको पैकेज कितना मिल सकता है? अगर कोई बच्चा है जिसके 3 लाख का पैकेज है अभी स्टार्टिंग में, और वो स्किल सेट को गेन करता है, तो मिनिमम उसको 100% हाइक मिलेगी बहुत आराम से। 3 से वो 6 लाख पे चला जाएगा आराम से। अगर वो 5-6 महीने काम करता है अपने स्किल सेट के ऊपर, तो वो आराम से 3 से 6 लाख के रुपए का पैकेज ले सकता है। मतलब मोर देन 100% ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सकता है। हाँ 110% मिल सकता है। ओके फाइन। तो ये जो मार्केट में जो स्किल्स अवेलेबल होता है, एज लाइक यू नो, जैसे आपने भी कोई कोर्सेज वगैरह किया हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू में किया, राइट ना, तो इस तरीके का 3 महीने का प्रोग्राम, 2 महीने के भी प्रोग्राम आपको हेल्प कर सकता है कि आईटी में जाने के लिए? हाँ बिल्कुल कर सकता है, 110% कर सकता है। वो इसलिए कर सकता है कि जो वो 3 महीने का प्रोग्राम आपको करवाया जा रहा है, उसको अगर आप साथ साथ में करते हो तो आपको वो 110% है कि वो हेल्पफुल रहेगा। आपका 3 महीने का ड्यूरेशन है, वो खत्म हुआ, आप मोटा मोटा एक लॉजिकली पकड़ के चलो कि 3 महीने का कोर्स खत्म हुआ, आपने 2 महीने उसकी तैयारी पे दे दिया, ठीक है, तो अब बड़े आराम से 3 महीना कोर्स और 2 महीना आपकी तैयारी का, तो 5 महीने के अंदर आपको डेफिनेटली जॉब लग जाएगी। एक चीज है डियर, इसमें बहुत सारे बच्चे के साथ जब मैं बात करता हूँ, दे से ऑलवेज से मैं जॉब कर रहा हूँ एंड मैं इतना काम में उलझा हुआ रहता हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैं जॉब कर मतलब जॉब के साथ इस स्किल्स को डेवलप कैसे करूँ? हाँ ये एक बहुत टफ चीज होती है वैसे। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जॉब के साथ साथ किसी और करियर में स्विच मारना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसके मुकाबले में जो बंदा 100% टाइम डेडिकेट कर रहा है। ये तो टोटली एक्सेप्टेबल है उसकी प्रॉब्लम, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि उसके बाद टाइम ही नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, अगर आप 100% सैलरी एक्सपेक्ट करके चल रहे हो, मतलब कि आप कह रहे हो कि 3 से मुझे 6 लाख रुपए में जाना है, ठीक है, मतलब कि आप 3 लाख रुपए ज्यादा मांग रहे हो कंपनी से, जबकि यही अगर आपको 3 लाख से 6 लाख पे जाना अपनी सेम कंपनी के अंदर, तो आपको हो सकता है 10 साल लग जाए। तो आपको 10 साल का काम जो है वो आप चाहते हो कि मुझे 6 महीने में मिल जाए, तो उस हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। यस एब्सोल्युटली, है ना। तो आपको अपने जॉब के साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम कट ऑफ करना ही पड़ेगा। आप मॉर्निंग में 1 घंटा निकालो, सोने से पहले 1 घंटा निकालो। एक रूल बना लो कि यार मैं तो तब तक नहीं सोऊंगा जब तक 1 घंटा दूंगा नहीं अपने काम को, है ना। 1 घंटे का तो मान के चलो, क्योंकि मेरे पास दोनों एग्जाम्पल्स हैं। मैंने फुल टाइम भी जॉब की तैयारी की, ठीक है, उसके बाद मैं जॉब पे लगा, फिर मैंने जॉब स्विच भी की, जॉब भी कर रहा था उसके साथ साथ मैंने जॉब भी स्विच की। यस राइट। तो मैं जब जॉब पे लगा, जॉब के लगने के बाद भी मैंने तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी। एवरी डे का मेरा होता था कि 2 से 3 घंटे, 2 घंटे मिनिमम मुझे देना है, और मैं दे देता था। 2 घंटे मेरे पास होते थे, 2 घंटे किसी और चीज में लगाने के बजाय अपने स्किल सेट पे देता था। फिर मैंने सिर्फ 4 महीने के अंदर
एक और जॉब स्विच कर ली। ओके। तो हाँ, ये पॉसिबल है अगर बंदा ये सोच ले और चाह ले कि यार मुझे करना ही करना है, तो वो टाइम कहीं ना तो कहीं से निकाल लेगा। निकालना पड़ेगा। हाँ, निकालना पड़ेगा बिल्कुल। एंड आईटी में काउंटर ऑफर्स का फंडा क्या होता है? बिकॉज नॉर्मली नॉन आईटी डोमेन में काउंटर ऑफर मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं होता है। आप अगर कोई बच्चा बीपीओ में काम कर रहा है, बीपीओ में इंटरव्यू दे रहा है, कोई एक्सवाइजेड कंपनी उसको बोल रहा है कि चलो ये आपका करंट पैकेज है, उसी पैकेज को लेके हम लोग दूसरी कंपनी में जाते, तो फिर बोल देते हैं कि पहली कंपनी में क्यों नहीं ज्वाइन किया आप। बिल्कुल। लेकिन आईटी में काउंटर ऑफर बहुत अच्छा काम करता है, ये चीज हमें सुनने के लिए मिलता है, तो सचमुच काम करता है क्या? हाँ, डेफिनेटली 110% काम करता है। मैंने तो 5 इंटरव्यूज क्रैक कर रखे हैं। वाह। सो मैंने काउंटर ऑफर का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। ओके। ठीक है। सो काउंटर ऑफर इस तरीके से काम करता है कि आपके पास एक ऑफर लेटर है, मान के चलो, जनरली कंपनीज क्या कहती हैं, आपको ये कहेंगी कि आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो। आप कहोगे कि कर लेते हैं मैडम, कल कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं, लेकिन जनरली हमको थोड़ा सा टाइम लेना होता है उनसे। जब आपके पास 15 दिन का टाइम मिल जाता है और आपके पास इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर क्या करना होता है आपको, कि आपको दूसरी कंपनी फाइंड आउट करनी होती है। वहां पे अपना ये ऑफर दिखाना होता है, इंटरव्यू लास्ट में नेगोशिएशन के पार्ट पे दिखाना होता है कि मेरे पास ऑलरेडी 8 का है मेरे पास, अभी आप बताओ मुझे कितना दे सकते हो। तो कंपनी जनरली ये कहती है कि मेरा बजट ही 8 का है, लेकिन एक्चुअल में ये सही चीज नहीं होती है। वो बस आपको कहने के लिए 8 का बजट है। जब आप उनको पैकेज दिखाते हो ना, ऑफर लेटर 8 का, तो ऑटोमेटिकली उनका जो बजट है ना वो 10-12 पे चला जाता है। अच्छा। तो इट इज अ टोटली पॉसिबल है आपके लिए कि आप बड़े आराम से नेगोशिएशन करके काउंटर ऑफर लेके अच्छा पैकेज ले सकते हो। सो वी शुड नो हाउ टू टेक द काउंटर ऑफर्स, और उसमें पैकेज नेगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट ना? तो पैकेज नेगोशिएशन अगर हमें पता नहीं तो ऑब्वियसली लो पैकेज में ही काम करना। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इस बात के लिए डर जाते हैं, जो चीज मैंने नोटिस किया है कि वो लोग काम तो मतलब एक सर्टेन पैकेज है, मान लो किसी का पैकेज है भाई 5 लाख का पैकेज चल रहा है, अब दूसरा कोई कंपनी बोल रहा है कि मैं आपको 7 ही दे सकता हूँ, ओनली 2 लाख का इंक्रीमेंट दे सकता हूँ, एंड लेकिन वो जानता है कि इससे भी ज्यादा पैकेज मिल सकता है, वो डिमांड नहीं कर पाती। उसके पीछे का मेन रीजन क्या होता है? उसके पीछे मेन रीजन यही रहता है कि उस बंदे को अपनी इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होती है कि उसको उसकी इंडस्ट्री में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं सेम डोमेन के अंदर। अगर मुझे पता है कि मैं जिस डोमेन में हूँ, मेरे सेम एक्सपीरियंस के ऊपर 10 लोग और ऐसे हैं जो 15 लाख का पैकेज ले रहे हैं। ओके। अगर कंपनी मेरे पास आएगी और कहेगी कि नहीं भाई मैं तो तुझे 7 या 8 लाख में लेने वाली हूँ, तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है, मेरे डोमेन का अच्छे से नॉलेज है कि पैकेज इतने एक्सपीरियंस पे कितना मिलता है, मार्केट का स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। अगर वो है हमारे पास नॉलेज, तो हम उनसे कॉन्फिडेंटली इस चीज के ऊपर बात कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं। और जनरली कंपनीज का बजट होता है, वो कंपनीज आपको बताती नहीं है, दिखाती नहीं है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से अगर आप नॉलेज रखते हो आप अपने पास, तो आप आराम से उनसे मांग सकते हो कि यार मैं 5 ले रहा हूँ, बट मार्केट स्टैंडर्ड जो है वो 12 का चल रहा है और ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स ले रहे हैं इतना पैसा, तो व्हाई आई शुड कम ऑन 8 लाख ऑफ पैकेज। राइट। तो मतलब अगर पैकेज नेगोशिएशन पता है, मार्केट वैल्यूज अगर आपको पता है, तो फिर आप एक सर्टेन टाइम के बाद जा सकते हो। लेकिन और एक चीज रविंदर, एक चीज नॉर्मली कैसा होता है ना, जब हम लोग बहुत सारे कैंडिडेट से बात करते हैं कि नॉन आईटी टू आईटी जर्नी एंड ऑल, वो इस रीजंस के साथ आता है। सर मैंने अपने दोस्त से पूछा था, वो बोल रहे यार ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्त से हम लोग सलाह बहुत ज्यादा लेते हैं, आई बिलीव सो आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे जो लोग बात करते हैं एंड ऑल, लेकिन मैंने मेरे दोस्त से पूछा, वो बोल रहा नहीं हो सकता है। देन आफ्टर दैट सर एक सवाल आता है कि कैसे हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ सलाह लेना है तो किससे लेना चाहिए? व्हाट यू से? मेरे हिसाब से देखो सर, सलाह लेना है तो उस बंदे से लो जो उस डोमेन के अंदर काम कर रहा है ऑलरेडी। ओके। ठीक है, जो उस डोमेन में गया है, जिस तरीके से आप जाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे बंदे से सलाह ले रहे हो जिसको उस डोमेन का कुछ भी नहीं पता है, या फिर जिस बंदे ने कभी हाथ पैर मारा ही नहीं अपना डोमेन तक चेंज करने के लिए, तो फिर वो बंदा तो यही चाहेगा ना कि आप भी यहीं पे बैठे रहो, मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठे रहो, मेरी जितनी ग्रोथ हो रही है उतनी आपकी भी ग्रोथ हो। है ना? कोई नहीं चाहेगा ना कि आप हम मेरे से आगे निकल जाओ। एब्सोल्युटली। है ना? कोई नहीं चाहेगा। सो
ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि मैं किससे ले रहा हूँ, मैं एडवाइस किससे ले रहा हूँ, और Yes. वो एडवाइस क्या मेरे फ्यूचर के लिए सही है या नहीं। मेरा मानना ये है कि सुननी सबकी चाहिए, ठीक है, लेकिन करो अपने मन की। यस। ठीक है, आप ढंग के बंदे को पकड़ो, आपका मन क्या कहता है, आपको वो चीज अचीवेबल लगती है कि नहीं लगती है, और फिर उस फाइनल डिसीजन पे और किसी की इन्फ्लुएंस में मत आके अपना डिसीजन चेंज करो। ओके फाइन, मतलब एडवाइस उससे लो जिसको उस डोमेन के बारे उस में डोमेन पता का हो। नॉलेज हो, बिल्कुल। राइट, एब्सोल्युटली। लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह में होता है उल्टा। उल्टा होता है, हम लोग लेते हैं उसके पास से एडवाइस जिसके पास कुछ भी नहीं होता। जिसके पास कुछ भी नहीं होता। राइट, राइट, एब्सोल्युटली, यू सेड वेरी करेक्टली। बिकॉज मैंने ऐसा बहुत सारे बच्चों को देखा है जो मुझे आके अपफ्रंटली बोलते हैं, सर मैंने अपने दोस्त से पूछा था, ये सर कि नहीं हो सकता। तो मैं उनको आंसर यही करता हूँ कि यार वो अगर अपनी लाइफ में कुछ कर पाते तो फिर तेरे साथ थोड़ी ना बैठते थे, वो तेरे से आगे निकल गया होते थे। Right. आप जिसको कुछ पता नहीं है, आप उनके पास से जाके अगर वो नॉलेज लोगे तो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। बिल्कुल। आपको अगर एक अच्छा एक्टर बनना है तो आपके लिए कौन एडवाइस कर सकता है? जो एक्टिंग डोमेन में काम कर रहा है, जो फिल्म इंडस्ट्रीज में है, राइट ना। लेकिन आपको अगर एक स्पोर्ट्समैन बनना है, ना एक्टर के पास जा रहे हो कि भाई मुझे खेलना कैसा है वो सिखा, वो आपको एक्टिंग बता सकते हैं कि खेलने का एक्टिंग कैसे हो सकता है। रियल एक्सपीरियंस तो उसके पास है ही नहीं, राइट ना। बिल्कुल राइट। तो आपको रियल एक्सपीरियंस लेना है तो फिर उस बंदे के पास जाना चाहिए जो उस डोमेन में एज अ स्पोर्ट्स मैन वो खेल रहा है, नॉलेज अच्छा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो आपको बता सकता है कि कितना लाइफ में अप्स एंड डाउन आ सकता है वहाँ पर, राइट ना। करियर कैसे बनाना है स्पोर्ट्स डोमेन में वो आपको बता सकते हैं, राइट। 100 नाउ ये जो अभी जो ट्रेडिशनल जॉब्स है वो मार्केट में अभी बहुत इम्पैक्ट क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ एआई। ऐसा ही हम लोग जिसके ऊपर बात कर रहे थे, एआई आ रहा है तो हिट होगा। तो इस ट्रेडिशनल स्किल सेट को छोड़ के स्पेशल स्किल सेट में जाने के लिए डेली बेसिस कितना घंटे देना चाहिए एटलीस्ट, कि वो 1 से 2 घंटे टाइम दे तो तैयारी हो सकता है क्या? हाँ, कम से कम आपको 1 से 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा। ओके। और इसको कॉन्स्टेंटली आपको 6 मंथ का टारगेट रख के चलना पड़ेगा कि मैं 6 महीने दूंगा ही दूंगा। अगर आप कहो कि मैं सिर्फ 1-2 घंटा 1 हफ्ते के लिए दे रहा हूँ या 1 महीने के लिए दे रहा हूँ, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। कोई मतलब नहीं बनता। नहीं, ये टोटली आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर आप कमिटमेंट हो, अगर आपने कमिटमेंट लिया है कि मुझे चेंज करना है या फिर कुछ करना है, तो कम से कम 6 महीने का टाइम तो लेके चलो, 6 महीने और एवरीडे 1 से 2 घंटा दो। एवरीडे 1 से 2 घंटा। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले सुजाता मैम हमारे प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हुई थी, जिनका प्लेसमेंट हुआ। वो बैंकिंग में काम कर रही थी, डेली 1 घंटे की प्रिपरेशंस दिया, ओनली 1 आवर्स। ओके। एंड उन्होंने हर एक चीज़ का ना नोट करती थी, वो एकदम पूरी नोट्स वगैरह बना के मोबाइल वगैरह में नोट्स को अपडेट करके रखती थी। एंड जब भी उनको टाइम मिलता था ब्रेक वगैरह में जाके वो क्वेश्चन आंसर को गो थ्रू करते रहते। एंड उनका तीसरा इंटरव्यू था रियर। ओके। तीसरा इंटरव्यू में उन्होंने क्रैक कर चुके थे। तीसरे इंटरव्यू का ऑलरेडी ऑफर लेटर आ चुका था, सेकेंड इंटरव्यू का पैकेज नेगोशिएशन पेंडिंग था। सो आप सोचो कि उसका फर्स्ट इंटरव्यू जस्ट एक्सपीरियंस गया, सेकंड इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन हो गया था, थर्ड इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया था। तो यस, यू आर करेक्ट। एंड शी ऑल्सो सेड द सेम थिंग कि 1 घंटे की प्रिपरेशंस नॉन आईटी से आईटी में जाने के लिए इनाफ है, ठीक है। एक सवाल सर पूछना है अभी रिगार्डिंग ट्रस्ट। डीबीएस के ऊपर लोग कितना भरोसा कर सकता है? डीवीएस के ऊपर आप 100% भरोसा कर सकते हो। ओके। ठीक है, क्योंकि डीवीएस आपको जो भी कमिटमेंट देगी कि आपकी क्लासेस की, एसक्यूएल की क्लासेस की, या फिर जो भी कोर्स का जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, वो आपको 110% है कि वो चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। चाहे वो मॉक प्रिपरेशन हो, चाहे वो स्किल सेट के रिलेटेड जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, इवन फॉर द योर इंटरव्यू अगर नहीं शेड्यूल्ड हो रहे हैं, तो उसके लिए जो कॉल्स चाहिए या फिर किस तरीके से कनेक्ट करना है, नौकरी पोर्टल वगैरह जो भी है, इवन हर एक चीज आपको डीबीएस पे मिलेगी। और आप 110% डीबीएस पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। आपको जो कमिटमेंट किया गया था, जैसे आई बिलीव सो, जितना दूर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, 3 महीने की ट्रेनिंग 3 महीने में हो गया था या 3 महीने की जगह में 6 महीने लग गया था? नहीं, 3 महीने में हो गया था मेरा ट्रेनिंग, 3 महीने में कंप्लीट हो गया था। और प्रोफाइल क्रिएशंस बताया गया था डीबीएस करके आपको देने वाले, वो आपको मिला था?
हाँ, वो भी मुझे मिला था। ओके। उसके बाद मॉक इंटरव्यू के प्रिपरेशंस वगैरह ये आपसे करवाया गया था? 1 महीना जैसे बताते हैं हम लोग कि 1 महीने का मॉक इंटरव्यूज होता है। हाँ, मेरे तो 2 महीने चले थे। अच्छा, मॉक इंटरव्यूज आपको 2 महीने मिला था, दैट्स वेरी गुड। मैंने तो 2 महीने यूज़ किए मॉक इंटरव्यूज़, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हम पढ़ के जाते हैं, फिर मॉक की तैयारी करते हैं, इतने हम तैयार नहीं होते हैं उस टाइम पे। तो मेरे को तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है? ठीक है। तो 1 महीना तो मुझे तैयार करने में लग गया। फिर 1 महीना फिर मैंने रेगुलर इंटरव्यूज़ दिए, उसके अगले महीने क्रैक हो गया मेरा। कोई हिडन फीस था जो आपको बताया गया, जो आपका फीस आपने पे किया था, उसके बाद आपका प्लेसमेंट होने का कुछ एक्स्ट्रा पे करो, ऐसा कोई कॉल वॉल आया था किसी के एंड से? नहीं, ऐसा कोई कॉल कुछ नहीं नहीं आया। आया था। कोई हिडन फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वन टाइम फीस है। जो एक बारी बताया गया सिर्फ वही फीस है, उसके अलावा कोई फीस नहीं। कोई फीस नहीं है। सो गाइज, इस बात पे आप भरोसा कर सकते हो, रविंदर सर ने जैसे बताया, हमारे प्लेटफॉर्म में कनेक्ट हुए थे, जो जो चीज़ उनको कमिट किया गया था इन टर्म्स ऑफ उनका नॉलेज, प्रोफाइल क्रिएशंस, मॉक इंटरव्यूज, प्लेसमेंट की जर्नी, ये सारे चीज़ प्रॉपरली क्लोज करवाया गया एंड एक भी पैसे के हिडन चार्ज नहीं हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अभी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू में, अभी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ और इम्प्रोवाइज किया। पहले मॉक इंटरव्यूज दिन में 1 बार होता था, अभी दिन में 2 बार होता है। उसके बाद प्रैक्टिस पार्टनर के नाम पे एक न्यू प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, मतलब आप जब रियल टाइम बेसिस में प्रैक्टिस करोगे उस टाइम पे आपके साथ कोई अवेलेबल रहेंगे, उसके लिए भी एक अलग से हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। ऑब्वियसली दैट विल बी एग्जीक्यूटेड वेरी सून। मॉक अभी आपका कम्युनिकेशंस का भी बैचेस ऑन रहता है, सो यस देयर विल बी लाइव कम्युनिकेशंस बैच, सो इफ यू हैव एनी सर्टेन इश्यूज रिगार्डिंग योर कम्युनिकेशंस एज वेल, डोंट वरी, विल बी देयर विथ यू। एंड इंटरव्यू को कॉल्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं तब तक जब तक आपकी प्लेसमेंट खत्म नहीं होता है। अनकंडीशनल सपोर्ट है, सो यू कैन यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म 100%। ठीक है। नाउ रविंदर, ओवरऑल आप आपकी जो कलीग्स है, जो लोग अपने साथ प्रैक्टिस किए हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे थ्रू आवर प्लेटफॉर्म? उनके लिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर सोचा ही हुआ है कि हमको आईटी के अंदर जाना है, तो रेगुलरिटी के साथ आंख बंद करके इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करें और टारगेट बना के चलें कि मुझे कितने महीने में लेना है। एक रियलिस्टिक टारगेट बनाएं और उसको एग्जीक्यूट करें और उसको उस पर कंटिन्यू रहे, उस पर स्टिक रहें अपने उसके ऊपर। और अगर वो आंख बंद करके उस चीज को करते जाएंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, नहीं भटकेंगे, तो 110% है कि उनका भी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा और बड़े आराम से आईटी के अंदर आ जाएंगे। नाउ रविंदर, मैं आखिरी एक सवाल पूछने वाला हूँ रिगार्डिंग योर पैकेज, बिकॉज ये सारे लोग वो जानने के लिए चाहता है कि यार नॉन आईटी से आईटी में जाने के बाद रविंदर सर को कितना पैकेज मिला है। राइट। तो आपका प्रीवियस पैकेज कितना था, अभी आपको कैसा मिला है? ओके, सो एग्जैक्ट मैं अमाउंट तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि हाउ मच अमाउंट आई गेट इन अ सीटीसी, लेकिन एक मैं आइडिया बताता हूँ कि लास्ट सीटीसी जो मेरी थी वो 2.5 थी और अभी मैंने जो सीटीसी ली है इससे 5x ज्यादा मैंने ली है। वाओ, 5x ऑलमोस्ट। हाँ, और इसके अलावा मैंने 5 इंटरव्यूज क्रैक किए हैं, ठीक है? तो मेरे पास 5 इंटरव्यूज के ऑफर लेटर पड़े हुए हैं, ठीक है? तो जिसकी वजह से अभी भी मैं जो ले रहा हूँ, जो मेरा लास्ट इंटरव्यू का जो मेरा ऑफर लेटर था वो इससे भी ज्यादा का था। वाओ, दैट्स वेरी गुड। हाँ, चलो, नो इश्यूज। थैंक यू सो मच रविंदर टू बी हियर, बिकॉज आई बिलीव से सेशन बहुत इंटरेक्टिव रहा है एंड स्पेशली विथ आवर ऑडियंस ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेगा डियर, बिकॉज नॉन आईटी से आईटी में जाना ये बहुत सारे लोगों का जस्ट सपना होता है, and through DBS IT, we are just helping to the people to switch their career from non-IT to IT. So trust us dear, support it will be there with you जब तक आपकी प्लेसमेंट खत्म नहीं होता है। एज रविंदर है, आई बिलीव जितेंद्र भी एक दिल्ली का एक बच्चा था जिसने रात की 1 बजे तक रईस सर के साथ वो कनेक्टेड थे एंड उसके बाद आज वो बच्चा आईटी में है। तो इस तरीके के सपोर्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है। अनकंडीशनल सपोर्ट इट विल बी देयर विथ यू जब तक आपकी प्लेसमेंट खत्म नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच रविंदर टू बी हियर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर करियर। एंजॉय करो, आगे बढ़ो, एंड इफ यू फील सो एनी सर्टेन सपोर्ट if you required from our side, just connect with me, definitely I'll be there with you. yeah, sure, thank you so much sir. Thank you so much. चलो, bye, take care.